हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए चलते हैं आज की वीडियो में और आज देखने वाले हैं कि भारत में जो को कुछ कर प्रणालियां हैं तो वो किस प्रकार की हैं। और आज हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के बारे में भी देखेंगे कि कौन कौन से प्रत्यक्ष कर होते हैं और कौन कौन से अप्रत्यक्ष कर होते हैं, इनके प्रभाव क्या होते हैं और इनसे लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है। ये सब के बारे में आज डिटेल से विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए चलते हैं। देखिए देखेंगे कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। तो सबसे पहले बात यह है कि प्रत्यक्ष कर जो होता है, प्रत्यक्ष कर को कहते हैं हम डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स हम प्रत्यक्ष कर को कहते हैं और जो अप्रत्यक्ष कर होता है उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। सबसे पहले बात हम देखेंगे कि कर क्या होता है, कर या टैक्स क्या होता है। कर को ही इंग्लिश में टैक्स कहते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कर क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम कर का परिचय। ठीक है, देखिए परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। भारत की कर प्रणाली मुख्य रूप से दो श्रेणियों में मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बटी हुई है। वो कौन कौन सी है? तो पहला नंबर है वो है प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स, और जो दूसरा नंबर है वो है अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो जो भारत में जो कर प्रणालियां हैं वो मुख्यतः दो प्रकार की हैं। एक प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, या फिर इंग्लिश में कह सकते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये जो दो अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर जो हैं, तो ये दोनों ही कर सरकार के लिए राजस्व जुटाने का एक साधन है। राजस्व मतलब आय जुटाने का, यानी कि जो पैसा आता है सरकार के पास, ये जुटाने का एक साधन है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। यानी कि करों के माध्यम से ही सरकार को पैसा जाता है, उसे ही हमने राजस्व बोल दिया। तो ये सरकार के क्या है, एक साधन के रूप में है दोनों, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, अब देखेंगे कि दोनों साधन के रूप में है, लेकिन इनकी प्रकृति यानी कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, इनकी प्रकृति, प्रभाव और वसूल करने की प्रक्रिया एक दूसरे से अलग होती है। यानी कि प्रत्यक्ष कर कैसे वसूल किया जाता है और अप्रत्यक्ष कर कैसे वसूल किया जाता है, इन दोनों का जो है प्रभाव और प्रकृति और वसूल करने की जो एक दूसरे की जो प्रक्रिया होती है वो एक दूसरे से अलग होती है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे कुछ विस्तार से। ठीक है, अब देखेंगे कि प्रत्यक्ष कर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले प्रत्यक्ष कर को देखेंगे या डायरेक्ट टैक्स, इसकी परिभाषा देखेंगे यानी कि इंट्रोडक्शन इंट्रो इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देखेंगे प्रत्यक्ष कर का कि प्रत्यक्ष कर क्या होता है। देखिए प्रत्यक्ष कर वह कर है जो व्यक्ति या संस्था की आय या संपत्ति पर सीधे लगाया जाता है। यानी कि कोई इसमें व्यक्ति भी हो सकता है और कोई संस्था संस्था की आय भी हो सकती है, या संपत्ति भी हो सकती है, इस पर सीधे लगाया जाता है और जिसका बोझ किसी और पर नहीं डाला जा सकता है। यानी कि ये जिस पर लगाया जाता है उसी को कर देना पड़ेगा। यानी जैसे एक व्यक्ति पे लगाया जाता है तो इसी व्यक्ति को कर देना पड़ेगा। यदि इस संस्था पे लगाया जाता है तो इसी संस्था को कर देना पड़ेगा। अगर संपत्ति पर लगाया जाता है तो इसी को कर देना पड़ेगा। ठीक है, जो जिसके पास संपत्ति होगी उसी को कर देना पड़ेगा। वो किसी और पे ये मतलब कि टाल नहीं सकता है। ठीक है, तो इसे हम करदाता स्वयं सरकार को चुकाता है। यानी कि इसे ही करदाता, यानी कि जिस पर कर लगता है वो करदाता हो गया। तो जिस पर कर लगता है उसे ही सरकार को ये कर चुकाना पड़ता है। तो इसे हम प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कुछ इसके उदाहरण भी हैं इसके, जैसे जैसे आयकर यानी कि इनकम टैक्स। आय मतलब होता है इनकम और कर मतलब टैक्स। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत आय पर लगाए जाने वाला कर है। यानी कि आयकर क्या होता है, जो व्यक्ति पर लगाया जाता है। यानी कि जैसे व्यक्ति की आय ज़्यादा हो गई, जैसे जैसे कर के हिसाब से, आय के हिसाब से ही कर की दर भी होती है। जैसे मान लीजिए उसकी
सालाना जो है 10 लाख रुपए है। 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए मान सकते हैं। सालाना जो है तो 20 लाख रुपए आय है, तो उस पर कितना परसेंट लगेगा? 5% लगेगा। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल है, ठीक है? तो ये 5% लगेगा। इसी प्रकार मतलब जैसे जैसे उसकी आय जितनी अधिक होगी उतना ही उसको कर भी अधिक देना पड़ेगा। तो ये, और जिस पर ये लगता है ना, जिस व्यक्ति पर लगता है उसी को देना पड़ता है, ठीक है? अब देखेंगे कि दूसरा नंबर क्या है। दूसरा नंबर ये जो है वो है कारपोरेट टैक्स, ठीक है? कारपोरेट टैक्स क्या होता है? कारपोरेट टैक्स कंपनियों के मुनाफे पर लगाया जाए। जैसे कोई कंपनी कार्य कर रही है, ठीक है? अब जो उसको मुनाफा होता है ना, तो उसके मुनाफे के हिसाब से ही उस पर कर लगता है, और उसके मुनाफे के हिसाब से, कंपनी के मुनाफे के हिसाब से ही कंपनी को कर देना पड़ता है, ठीक है? तो ये क्या हो गया? कारपोरेट टैक्स हो गया। अब जो है तो संपत्ति कर, ये संपत्ति कर हो गया, यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स हो गया। जैसे अचल संपत्ति पर स्थानीय निकाय द्वारा लगाया गया कर, यानी कि अचल संपत्ति, यदि ज़्यादा आपके पास संपत्ति हो जाती है, जैसे जितनी सरकार, मान लीजिए सरकार ने कहा कि आप आधा केजी, यानी कि आप आधा केजी तक सोना आप रख सकते हैं, ठीक है? पर लेकिन आपने कितना रखे हुए हैं? आप 2 केजी रखे हुए हैं, तो ये इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है? आपको टैक्स देना, रख तो सकते हैं लेकिन इसका भी टैक्स देना पड़ेगा। और कोई भी संपत्ति, जैसे आपने पैसा बहुत ज़्यादा रखा है, तब भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है? अब तीसरा है जो, वो है कौन सा? ड्यूटी कर, ड्यूटी, यानी कि स्टाम्प ड्यूटी, ठीक है? स्टाम्प ड्यूटी क्या होती है? संपत्ति के लेन देन पर। संपत्ति के लेन देन का मतलब क्या है? जैसे कहीं आपने ज़मीन खरीदा, जैसे आपकी ज़मीन यहाँ पर थी, और यहाँ आप नहीं रह रहे हैं, आप यहाँ पर खरीदना चाहते हैं, ठीक है? तो ये जो आप खरीदेंगे ना, तो इसको जब ना आप रजिस्ट्री करवाएँगे, इस ज़मीन की रजिस्ट्री करवाएँगे, इस पर भी आपको कर देना पड़ेगा सरकार को, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब लास्ट जो बचा है वो है क्या? धन कर, यानी कि वेल्थ वेल्थ टैक्स। वेल्थ मतलब होता है धन, कर मतलब टैक्स, तो यानी कि वेल्थ टैक्स। वर्तमान समय में ये समाप्त हो गया है। पहले संपत्ति पर लागू होता था, यानी कि यदि आप संपत्ति आपके पास ज़्यादा है तो संपत्ति के हिसाब से भी कर देना होता था, पर ये वर्तमान में समाप्त हो गया। अब ये नहीं चालू है, ठीक है? अब ये चलता नहीं है। अब जो प्रत्यक्ष कर के जो कुछ विशेषताएँ हैं, उनके बारे में देख लेते हैं कि कुछ विशेषताएँ कौन-कौन सी हैं। पहली विशेषता है, करदाता स्वयं भुगतान करता है, यानी कि जो जिस पर कर ये लगता है, तो उस वही व्यक्ति स्वयं भुगतान करता है कर का, ठीक है? दूसरा नंबर है, कर का बोझ किसी अन्य व्यक्ति पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। मान लीजिए ये कर मान लीजिए आपकी आय ज़्यादा है और आप पर ये कर लगाया गया है, तो आप हमारे ऊपर स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं कि हम आपका टैक्स भर देंगे, हम नहीं भरेंगे, आप ही को भरना पड़ेगा, ठीक है? जिस पर ये लगता है, उसी को झेलना पड़ता है ये कर, ठीक है? जो तीसरा नंबर है, वो है आय के स्तर के अनुसार कर दरें बदलती हैं। यानी कि आय के स्तर के हिसाब से, यानी जैसे आपकी आय 12 लाख रुपए है, तो 5%, यदि आपकी 20 लाख रुपए है, तो 12%, जैसे आपकी 50 लाख है, तो आपकी 18%, ऐसे कर के हिसाब से जैसे-जैसे अब आय बढ़ेगी, वैसे-वैसे कर की दर भी बढ़ेगी। तो ये आय के स्तर के हिसाब से बदलती रहती है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अब देखेंगे कि अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है? इसको पहले परिभाषा से देख लेंगे क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अप्रत्यक्ष कर वह कर जिसे वस्तुओं और सेवाओं की खपत यानी उपभोग पर लगाया जाता है। इसमें कर का बोझ उपभोक्ता पर होता है, लेकिन इसे सरकार को व्यापारी या निर्माता जमा करता है। यानी कि ये कौन झेलता है अप्रत्यक्ष कर? उपभोक्ता झेलता है। उपभोक्ता इसका बोझ उठाता है, पर देता कौन है सरकार को? व्यापारी देते हैं या निर्माता देते हैं, जो भी
किसी वस्तु का निर्माण करते हैं या व्यापार करते हैं, तो वो कर की दर देते हैं सरकार को। लेकिन सबसे ज़्यादा किसको झेलना पड़ता है? उपभोक्ता को। कैसे? आप समझेंगे आगे। कुछ उदाहरण हैं, देख लेते हैं। उदाहरण जो नंबर 1 है वो है जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स गुड्स एंड एंड सर्विसेज सर्विसेज टैक्स। ठीक है? तो ये जीएसटी हो गया। तो जीएसटी क्या होता है? वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है। यह वस्तुएं एवं सेवाओं पर लागू होता है। जैसे कोई आप वस्तु खरीद रहे हैं, मान लीजिए आप उपभोक्ता हैं, आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं, तो आप तो यहाँ से खरीद के ले जाएँगे, लेकिन उसका साथ में टैक्स भी दे देते हैं आप। क्यों? क्योंकि वो आपसे अलग से नहीं माँगता है टैक्स। जैसे मान लीजिए बेचने वाला है, उसकी वस्तु है ₹50 की, ठीक है? ₹50 की, तो वो बेचेगा ₹55 की। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ₹5 मुझे टैक्स लग जाएगा। तो आपको 55 की बेचेगा तो ये आप ही ने बोझ झेला ना। आप ₹55 की वो वस्तु खरीदेंगे, फिर वो जो आपको आपको दिया था जिसने, जो भी व्यापारी है उस जिसने आपको दिया था वस्तु, तो वो आपसे ₹55 आपसे ले लिया उसने, ठीक? अब वो सरकार को कर देगा, ठीक है? आपने तो दिया नहीं डायरेक्ट, तो ये इनडायरेक्ट रूप से हो गया, लेकिन आपको उसका बोझ झेलना पड़ा। क्यों? क्योंकि ₹55 आप ही से लिए गए हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर वो है, ये है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या होती है? जो आयात-निर्यात पर लगाया जाता है। यानी जैसे वस्तुओं का आयात-निर्यात किया जाता है, उस पर टैक्स लगता है, ठीक है? उसे हम कस्टम ड्यूटी कहते हैं। अगला नंबर है एक्साइज़ ड्यूटी। एक्साइज़ ड्यूटी क्या होती है? जैसे शराब, पेट्रोलियम उत्पादों पर लगाया जाता है ये। जैसे शराब है, इस पर भी टैक्स लगाया जाता है और जो पेट्रोलियम उत्पादन है, उस पर भी टैक्स लगाया जाता है। तो इसे हम एक्साइज़ ड्यूटी कहते हैं, ठीक है? अब देखते हैं, एक है ये मनोरंजन कर, यानी कि एंटरटेनमेंट टैक्स, ठीक है? अब अधिकांशतः जीएसटी में शामिल है, यानी कि अब ये जो मनोरंजन कर है, अब ये जीएसटी में शामिल हो गया है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। अप्रत्यक्ष कर की कुछ विशेषताएँ हैं, उनको देखते हैं, ठीक? पहला है कर का बोझ उपभोक्ता वहन करता है, बिल्कुल सही बात है। कर का बोझ जो है तो उपभोक्ता ही तो वहन करता है। जैसे कोई वस्तु ₹20 की हुई, तो व्यापारी ₹20 ही रुपए की थोड़ी ना दे देगा। उसमें उसमें यदि उसका ₹2 टैक्स भी लगता है, तो वो ₹2 टैक्स भी आपको जोड़ के बताएगा कि ₹22 की वस्तु है, ठीक है? ₹22 की वस्तु है, इसमें आप वो अपना मुनाफ़ा भी जोड़े है, ठीक है? जैसे ₹15 की वस्तु बनी, उसमें ₹5 अपना ले लिया, तो ₹20 को उसने बना दिया, ₹5 क्योंकि उसको फ़ायदा होगी। अब ₹2 टैक्स भी जोड़ दिया तो ₹22 की हो गई, ठीक है? तो वो ऐसा नहीं है कि 15 की यदि वस्तु बनती है तो 15 को ही बेचेगा, नहीं, ₹5 कुछ अपना भी लाभ देखेगा वो, ठीक है? तो अब जो दूसरा नंबर है, वो है व्यापारी, निर्माता इसे सरकार को जमा करते हैं। यानी कि यानी कि जो उपभोक्ता होता है, तो वो थोड़ी जमा करता है। जो व्यापारी होते हैं या जो निर्माता होते हैं, तो वही सरकार को टैक्स देते हैं। लेकिन वास्तव में बोझ उसका झेलता कौन है? उसका बोझ जो झेलता कौन है? उपभोक्ता, ठीक है? अब नंबर तीसरा है, उपभोग बढ़ने पर राजस्व बढ़ता है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि उपभोग बढ़ने पर राजस्व बढ़ता है, ठीक है? यानी कि जैसे-जैसे हम कोई वस्तु ज़्यादा खरीदते जाएँगे, तो सरकार का राजस्व यानी कि पैसा बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम टैक्स देते जाएँगे तो उसका राजस्व जो है तो बढ़ता जाएगा, ठीक है? अब जो अगला नंबर है वो है कर दरें सभी उपभोक्ताओं के लिए समान, यानी कि जो कर की दरें होती हैं वो सभी उपभोक्ताओं के लिए समान होती हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके लिए आपके लिए 5% टैक्स है किसी वस्तु पे और उसी वस्तु पे किसी और के लिए 2% का टैक्स है, नहीं। यदि कोई भी वस्तु है, जिसके लिए यदि आपके लिए वो ₹5 टैक्स उसमें लगता है, तो सबके लिए 5 ही रुपए लगेगा, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। आगे अब देखते हैं कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, यानी कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर क्या होता है, ठीक है?
चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है सबसे पहली बात ये है कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, आय व संपत्ति पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष कर कहलाता है। वहीं पे वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। ठीक है। अब देखिए, करदाता यानी व्यक्ति या कंपनियां स्वयं भुगतान करती हैं। जो स्वयं भुगतान करती हैं वो कौन सा कर होता है? प्रत्यक्ष कर, यानी कि डायरेक्ट लगता है तो डायरेक्ट टैक्स। अब इसमें उपभोक्ता पर बोझ व्यापारी सरकार को जमा करता है, तो ये कौन सा हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, क्योंकि उपभोक्ता तो बोझ पूरा झेलता है पर उसको जमा कौन करता है? व्यापारी या निर्माता। ठीक है। अब देखिए अगला, जो डायरेक्ट टैक्स होता है, प्रत्यक्ष कर होता है, स्थानांतरित वह नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अब जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है यानी अप्रत्यक्ष कर होता है, वो उपभोक्ता पर स्थानांतरित होता है, यानी कि व्यापारी जब आते हैं तो व्यापारी के पास यदि 2% का टैक्स लगा तो वो उपभोक्ता से वसूल लेता है। ठीक है। अब अगला जो है तो अगला देखेंगे कि इसके उदाहरण क्या है। तो ये है आयकर, डायरेक्ट टैक्स है ये आयकर, कॉरपोरेट टैक्स और टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया। ठीक है। अब जो अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है वो है क्या? जीएसटी और कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी। ठीक है। ये अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। अब इनकी देखेंगे प्रकृति कैसी होती है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर की। तो जो प्रत्यक्ष कर है वो प्रगतिशील अधिक आय होने पर अधिक कर, यानी कि प्रगतिशील होता है वो, कि जैसे जैसे आय बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कर की दर भी बढ़ती जाएगी। और जो अप्रत्यक्ष कर होता है वो प्रतिगामी होता है, यानी सभी पर समान दर होती है, सभी के लिए मतलब समान दर होती है। ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, पारदर्शिता के बारे में देखेंगे। सीधी व स्पष्ट, अप्रत्यक्ष कर देखेंगे। उपभोक्ता को अक्सर अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञात होता है, यानी कि उसे उसे मतलब कि उसे जनाई भी नहीं पड़ता है कि हम कितना टैक्स दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है। इसमें सीधा व स्पष्ट होता है। इसमें प्रत्यक्ष कर में सीधा व स्पष्ट होता है कि आप कितना दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है। अब देखेंगे कुछ लाभ लाभ के बारे में। जो प्रत्यक्ष कर के जो लाभ हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है। एक है समानता यानी इक्विटी, यानी कि अधिक आय वाले लोग अधिक कर देते हैं, यानी कि जब आय अधिक हो जाती है तो कर की दर अधिक हो जाती है। ठीक है। तो ये एक लाभ है। राजस्व स्थिरता, सरकार के लिए विश्वसनीय आय होता है ये। ठीक है। यानी कि ये आता है, आय होता है विश्वसनीय। आर्थिक असमानता कम करता है, यानी कि आर्थिक असमानता कम करता है, जैसे जिसके पास ज़्यादा पैसा है उससे ज़्यादा पैसा ज़्यादा टैक्स लेता है और जिसके पास कम है तो उससे कम लेता है। ठीक है। तो इससे असमानता भी कम होती है। अब सीमाओं के बारे में देख लेंगे। सीमाएं, ठीक है। नंबर एक है, कर चोरी की संभावना अधिक होती है। इसमें कर चोरी की संभावना ज़्यादा अधिक होती है, लोग कर चुराने लगते हैं। ठीक है। और इसमें जटिलता व अनुपालन कठिनाई होती है। ठीक। आगे चलते हैं। अप्रत्यक्ष कर के कुछ लाभ हैं, उनको देख लेंगे। अप्रत्यक्ष कर के लाभ वो हैं कि वसूली आसान होती है, यानी कि जो व्यापारी या निर्माता होते हैं वो आसानी से टैक्स जो है तो वसूल लेते हैं उपभोक्ताओं से। ठीक। अब दूसरा नंबर है, हर उपभोक्ता योगदान देता है, यानी कि जो भी उपभोक्ता है जो भी वस्तुओं को उपभोग करता है वो तो टैक्स देगा ही, क्योंकि उसे पता बस नहीं है लेकिन वो हर टैक्स देता है। ठीक है। उसे जनाई बस नहीं पड़ता है कि हम दे रहे हैं या नहीं, लेकिन वो हर मतलब कि टैक्स देता है। ठीक है। अब इसमें ये कर चोरी की संभावना कम होती है, इसमें कर बहुत कम मात्रा में हो पाती है। ठीक है। नहीं, इसमें चोरी की संभावना नहीं होती है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसकी सीमाओं के बारे में देख लेते हैं। सीमाएं जो है तो ये देखो, गरीबी और अमीर पर समान बोझ डालता है, यानी कि अमीर और
गरीब पर समान बोझ डालता है, ठीक है। ये महंगाई को बढ़ावा देता है, ये महंगाई को भी बढ़ावा देता है, सीधी सी बात है, ठीक। अब देखेंगे कि निष्कर्ष, ठीक है, निष्कर्ष देख लेंगे। निष्कर्ष में क्या है, भारत की कर प्रणाली में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों की अपनी अपनी भूमिका है, बिल्कुल। अब देखेंगे आगे, प्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष कर आय आधारित है और आर्थिक असमानता सुनिश्चित करता है, बिल्कुल सही है। और अप्रत्यक्ष कर उपभोक्ता आधारित है, यह सरकार को स्थिरता राजस्व देता है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। अब देखिए, इस प्रकार दोनों कर मिलकर भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, ठीक है, और संतुलित विकास को योगदान देती है। यानी कि जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स हैं, यही भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, ठीक है। इसी से सरकार को आय अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, ठीक। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।